गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो 3 दिन पहले 10th ऑफ नवंबर को आपने एग्जाम दिया था स्टूडेंट्स बिल्डिंग टेस्ट। तो क्वेश्चन पेपर आपने अच्छे से स्टडी किया होगा। यहाँ से जाके पेपर देने के बाद घर में जाके आपने इसको स्टडी किया होगा कि किस तरीके का पेपर था। आपने सॉल्यूशंस भी देख लिए होंगे, लेकिन कुछ तब भी ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं या कुछ ऐसे आंसर्स होते हैं जिनका आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता है। इंग्लिश का पोर्शन जो था 20 क्वेश्चंस थे, तो वो डिस्कस करेंगे आज। देखोगे यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द नाउन। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट किसका होता है, आप वर्ब का ऑब्जेक्ट ढूंढते हो, ठीक है। सेंटेंस का पूरा ऑब्जेक्ट नहीं होता, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। जब आप वर्ब का ऑब्जेक्ट ढूंढोगे तो वर्ब जब ट्रांजिटिव वर्ब होती है तो अपने साथ क्या ले आती है, ऑब्जेक्ट ले आती है। तो यहाँ पर आप देखोगे शी ऑफर्ड पहले तो आपको मैंने एक चीज बताई कि जब वर्ब के बाद व्हाट या हुम का रिप्लाई आता है तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे शी ऑफर्ड मी, शी ऑफर्ड हुम मी, मतलब ये वर्ड का ये हुम का रिप्लाई है, दैट मींस ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है। लेकिन क्या आप इसमें एक चीज देख सकते हो कि ये नाउन नहीं है। यहां पे पूछा गया है ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन, ये प्रोनाउन है ना। तो मी जो है प्रोनाउन है, इसीलिए यहां पर अगर देखो शी ऑफर्ड व्हाट, उसने क्या आपको ऑफर किया, पीस ऑफ केक। तो ये जो केक है ये आपको ऑफर किया ना, केक मेन चीज क्या ऑफर किया आपको, शी ऑफर्ड व्हाट, केक। तो ऑब्जेक्ट नाउन का ऑब्जेक्ट केक नाउन है या नहीं है या नहीं है। तो ये आपका क्या बन गया, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन। समझ आई। तो वर्ब के बाद जब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आपको व्हाट या हुम का रिप्लाई आता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है। अब हुम का रिप्लाई तो यहां भी आ रहा था बट इट वाज अ प्रोनाउन, ये नाउन नहीं था। तो नाउन हमारे पास यहां पे था केक, तो शी ऑफर्ड व्हाट, केक, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास था, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फॉलोइंग कुछ सेंटेंसेस पढ़ने थे आपको और उसके बाद उसमें एरर्स ढूंढने थे। पहला सेंटेंस था आपके पास, मैनी पीपल गैदर्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द न्यू पॉलिसी ऑफ जीएसटी। देखो इसमें पहला वाला पार्ट यहां तक था, उसके बाद दूसरा वाला पार्ट था यहां तक, और तीसरा पार्ट था यहां से आगे, ये सारा ठीक। एक तो एरर आपने इस वाले पार्ट में ढूंढना था, एक एरर आपने मतलब ये वाला पार्ट था और तीसरा इसके आगे था। इन 3 पार्ट्स में से कोई एक एरर, किसी एक पार्ट में एरर आपको ढूंढना था। ये तो बहुत मुझे लगता है इजी था कि जिन्होंने ये ध्यान से किया होगा वो आसानी के साथ इसमें एरर ढूंढ पाए होंगे। तो अगर आप इसमें देखोगे, कोई बता सकते हैं इसमें क्या एरर था, पीपल्स, क्योंकि पीपल्स ये फिर सुपरफ्लुअस हो जाता है। सुपरफ्लुअस मतलब कि ऑलरेडी से पीपल जो है वो प्लूरल होता है, अगर इसमें आप एस लगा दो तो ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा एक्स्ट्रा एस लगाने के साथ, ठीक है। तो ये इसमें एरर इसमें यही था, एक बेसिक एरर था इसमें, क्योंकि बच्चे जो आमतौर पे एस लगाने के आदी होते हैं प्लूरल्स में, ठीक है। तो इसलिए मैंने छोटा सा एरर डाला था इसमें ताकि आपका वो प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाए कि आप इसको नोटिस कर पाते हो या नहीं। अच्छा अगला सेंटेंस जो था इसमें, मुर्तजा ऑफन प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग विद हिज फ्रेंड्स। अगर आप देखोगे यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब जो थे वो एक दूसरे के साथ एग्री नहीं कर रहे थे इस सेंटेंस में। अगर आप ध्यान से देखोगे पहले वाले पार्ट में मुर्तजा इज अ थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में प्रेजेंट सिंपल में कौन सी वर्ब यूज होती है, एससीआईएस वाली वर्ब के साथ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एससीआईएस आना चाहिए, थर्ड पर्सन के साथ वर्ब के साथ एससीआईएस। तो मुर्तजा ऑफन प्लेज क्रिकेट, तो ये भी बहुत इजी वाला था। तो प्लेज आएगा मुर्तजा के साथ, क्यों, क्योंकि मुर्तजा इज अ थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या यूज होता है, वर्ब में एससीआईएस यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल। अगला सेंटेंस था, तो अगर आप इसे देखोगे इसमें कॉन्टेक्सचुअल एरर था। क्या था, कॉन्टेक्सचुअल एरर। अब इसमें क्या एरर था, अगर आपने किसी ने कंप्यूटर में कुछ टाइप किया होगा, आप में से कंप्यूटर में टाइप किया होगा, तो आपने देखा होगा वहां पे 3 किस्म की लाइंस आती है। अगर आप स्पेलिंग गलत लिखोगे तो रेड कलर की लाइन बीच में नीचे उस वर्ड के नीचे आती है। अगर आप ग्रामेटिकल एरर करोगे तो ग्रीन कलर की लाइन आती है नीचे, और अगर आप कॉन्टेक्सचुअल एरर करोगे तो वहां पर एक ब्लू कलर की लाइन आती है। कॉन्टेक्सचुअल एरर मतलब अगर मैंने कहीं पे ये वाला सी लगाना था तो मैंने ये वाला सी लगा दिया, वर्ड सेम थे, मतलब एक हिसाब से आप कहो कि होमोफोन्स जो होते हैं ना, होमोफोन्स सेम साउंड वाले आवाज ये वर्ड्स, तो उनमें से आप एक की जगह पे दूसरा लगा देते हो, जैसे सी है या बेयर होता है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर भी आप अगर देखोगे तो पीपल एंड देयर डिमांड्स, पीपल लोग और उनकी डिमांड्स, तो ये वाला देयर होता है वहां होता है। तो यहाँ पर THEIR यहाँ पर पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा, ना कि यहाँ पर वहां आएगा। समझ आई। ये कॉन्टेक्सचुअल एरर इसलिए था क्योंकि यहाँ पर देयर आता है, क्योंकि पोजेसिव लोग और उनकी डिमांड्स, तो उनकी
देयर होता है ये वाला THEIR वाला, ना कि THERE वाला देयर, ठीक है। तो ये भी इजी वाला था। तो अगर आपने बेसिक चीजों पे काम किया होगा जो मैंने आपको पढ़ाई थी, तो आप आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी। अगला वाला जो है पार्ट, इसमें आपके पास ये पैराग्राफ है, एक कॉम्प्रिहेंशन था, उसमें से क्वेश्चन निकालने थे। अब इसको मैं क्या डिस्कस करूं, ये तो मतलब इसको पूरा लिखना पड़ेगा फिर आपको क्वेश्चन ढूंढने के लिए, तो इसको हम छोड़ देते हैं, ग्रामर वाला पार्ट करते हैं। हाँ, द वर्ड ऑप्टिमिज्म, इसी पैसेज में, इसी कॉम्प्रिहेंशन में एक वर्ड था ऑप्टिमिज्म, यूज्ड इन द अबव पैसेज। पैसेज जो था ऊपर कॉम्प्रिहेंशन, उसमें एक वर्ड यूज किया गया था ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म क्या होता है उसका, हाँ, मीनिंग पूछा गया था। नीचे आपके पास ऑप्शंस थे, होपफुलनेस एंड कॉन्फिडेंस, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन था डल एंड ग्लूमी। तीसरा ऑप्शन था वीक एंड फ्रेजाइल। और चौथा ऑप्शन था आपके पास लव एंड कंपैशन। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, हम नीचे से ऑप्शंस देखते हैं। डी वाला ऑप्शन का मतलब होता है प्यार और हमदर्दी, ठीक है, लव एंड कंपैशन। सी वाला ऑप्शन था वीक एंड फ्रेजाइल। वीक एंड फ्रेजाइल क्या होता है, कमजोर और बिल्कुल नाजुक। फ्रेजाइल क्या होता है, बिल्कुल सॉफ्ट सा, नाजुक। उसके बाद डल एंड ग्लूमी। तो डल एंड ग्लूमी क्या होता है, तो डल होता है बिल्कुल फीका सा, और ग्लूमी होता है बिल्कुल कम रोशनी, ठीक है, ग्लूमी। उसके बाद होपफुलनेस एंड कॉन्फिडेंस। होपफुलनेस क्या होता है, उम्मीद होना, और कॉन्फिडेंस मतलब आपके अंदर आत्मविश्वास, ठीक है, आपके अंदर जो है एक डिटर्मिनेशन। अच्छा, अब ऑप्टिमिज्म होता है पॉजिटिवनेस। क्या होती है ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिवनेस। ऑप्टिमिज्म क्या होता है, मतलब आप हर सिचुएशन को अगर पॉजिटिवली लेते हो, अगर आप हमेशा पॉजिटिव रहते हो, तो मतलब ऑप्टिमिस्ट हो आप। तो ऑप्टिमिज्म वही होता है कि आपके अंदर होप है, अच्छा होप है किसी चीज के रिलेटेड, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि अच्छा ही होगा। तो ये आपके पास सही मीनिंग था इसका, ऑप्शन नंबर ए, होपफुलनेस एंड कॉन्फिडेंस। अगला वर्ड था द एंटोनियम ऑफ वर्ड, the antonym of above mentioned word disappointment is। disappointment एक वर्ड था, बिल्कुल इजी सा, मैंने पूछा था disappointment का एंटोनियम क्या था। अब ऑप्शंस आपके पास थे, पहला regret। regret क्या होता है, पछतावा। satisfaction, satisfaction क्या होता है, नहीं, मुतमईन, इत्मीनान होना, ठीक है। displeasure क्या होता है, बिल्कुल नाखुशी होना। उसके बाद compassionate क्या होता है, कंपैशनेट, है ना, शफकत भरा या हमदर्द, या फिर किसी के रिलेटेड बहुत ही सिंपैथी होना, कंपैशनेट होना। तो यहाँ पर आप पूछा गया था डिसअपॉइंटमेंट का एंटोनियम, ना कि सिनोनिम। देखो, अगर आप देखोगे डिसअपॉइंटमेंट का एक हिसाब से रिग्रेट भी सिनोनिम है, सिमिलर वर्ड है। रिग्रेट में पछतावा होता है, तो डिसअपॉइंटमेंट भी क्या होता है, पछतावा होता है। ये तो सेम मीनिंग हो गया। अच्छा, डिस्प्लेजर भी वही हो गया, डिसअपॉइंटमेंट और डिस्प्लेजर एक हिसाब से एक दूसरे की सिनोनिम्स है, लेकिन पूछा क्या गया था आपसे एंटोनिम। तो डिसअपॉइंटमेंट होता है नाखुशी, ठीक है, बिल्कुल आप किसी चीज से नाखुश हो गए, या आप कह लो आप अफसोस हो गया किसी चीज पे, तो उसका क्या था, सेटिस्फेक्शन, आपको इत्मीनान हुआ। तो अपोजिट क्या था इसका, एंटोनिम, सेटिस्फेक्शन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अगला। अच्छा, उसको मिला he dashed the praise from his English teacher, ठीक है, इंग्लिश टीचर से उसको क्या प्रेज मिली, या कुछ भी आपको गॉड का ऑप्शन है यहाँ पर, by scoring highest marks in English last year। देखो, इस पूरे सेंटेंस में कौन सी वर्ब आपको यूज करनी है, ये डिपेंड करता है आपकी लास्ट दो वर्ड्स पे। ये आप डिफाइन करेगा कि आप इसमें क्या लगाओगे। देखो, इसमें दो ऑप्शन सबसे ज्यादा बेस्ट यूज होंगे, या तो ये या तो ये। आप इसमें he has got the praise from his English teacher by scoring highest marks in English, अगर सिर्फ इतना सेंटेंस होता तो has got was the best option for this। अगर यहाँ पर इंग्लिश टीचर, ये सॉरी, अगर आप यहाँ पर ये जो लास्ट वर्ड्स है लास्ट ईयर, ये नहीं होते दो वर्ड्स, तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास क्या रहता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये वर्ड जो है लास्ट पे ये डिफाइन करते हैं, मतलब ये इनकी वजह से आपको इसमें क्या डालना पड़ेगा, गॉड। वो क्यों, क्योंकि गॉड जो है सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल में यूज होती है, और पास्ट के लिए ये लास्ट ईयर क्या है, We are talking about the past. The sentence is talking about the past. जब past के बारे में बात की जाए तो past tense यूज किया जाएगा ना। He got the praise, उसको शाबाशी मिली from his English teacher, अपने इंग्लिश टीचर से, by scoring highest marks in English last year। पिछले साल उसने स्कोर किए थे हाईएस्ट मार्क्स इन इंग्लिश, और उसको शाबाशी मिली थी। He got the praise, उसको शाबाशी मिली थी। तो यहाँ उसको शाबाशी मिली। He has got, देखो एक कंसेप्ट आपको क्लियर करूँ यहाँ पर, has got तब यूज होता अगर जो टाइम है अभी भी चल रहा होता, प्रेजेंट, तो इसी वजह से यहाँ पे गॉड ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अब दो ऑप्शंस और हैं यहाँ पर, गेट्स और गेट। ये क्यों नहीं आएंगे, सबसे पहले गेट तो नहीं आएगा। गेट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर गेट लगाना भी होता हमें तो थर्ड पर्सन सिंगुलर उठा, यहाँ पर गेट का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। हाँ, आप सोचते हैं ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ गेट्स यूज हो सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, तो ये तो प्रेजेंट वाला है, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे। बात ही ऊपर से खत्म हो गई, ठीक है। जो बच्चे ये सोच रहे हो कि गेट और गेट्स भी तो थे, इनमें तो बात ही नहीं की है ना। Which of the following sentence was a collective noun? देखो, अब इसको मैं पूरा बोर्ड पे लिखूंगा नहीं, क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाएगा। आपको मैं बताता हूँ, पहला सेंटेंस था, इनमें से बताना था आपको कि किस वाले सेंटेंस में
कलेक्टिव नाउन यूज किया गया है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस था द बुक्स आर लाइंग ऑन द शेल्फ, द बुक्स आर लाइंग ऑन द शेल्फ। दूसरे वाले में थे पीपल गैदर्ड आउटसाइड द पुलिस स्टेशन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ अ फेमस एक्टिविस्ट, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन था आपके पास द शेफर्ड द शेफर्ड टुक द कैटल टू अ फील्ड फॉर ग्रेजिंग, ही ड्रैंक। और चौथा ऑप्शन था आपके पास ही ड्रैंक द होल लॉट ऑफ मिल्क। अब देखो मैं आपको एक एक चीज जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है, जिस वजह से ये ऑप्शंस बनाए गए थे। पहला ऑप्शन था बुक्स। आप कोई सोचता है, कोई बच्चा जिसको कलेक्टिव नाउन का कंसेप्ट अच्छे से पता नहीं है, वो ये सोचेगा था बुक्स जो है वो भी कलेक्टिव नाउन है, बहुत सारी बुक्स है, लेकिन नहीं, ये प्लूरल है, इसका कलेक्टिव नाउन नहीं है। उसके बाद पीपल भी जो है वो पर्संस का प्लूरल है, वो कलेक्टिव नाउन नहीं है, तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन था कैटल। थर्ड ऑप्शन में था आपके पास कैटल, आपको मैं दिखा भी दूं, द शेफर्ड टुक द कैटल फॉर टू अ फील्ड फॉर ग्रेजिंग। आप अगर ध्यान दोगे यहाँ पर, तो आई मेट डाइजेज बॉय, देखो अगर सिंपली बॉय के लिए यूज करना होता, एक ही लड़का था तो हम ए लगाते, है ना, आई मेट अ बॉय, तो ये ठीक था। लेकिन आगे अगर आप पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तो ये एक पर्टिकुलर बॉय है, किसी स्पेसिफिक बॉय की बात की गई है। कौन बॉय, कौन सा बॉय, किस बॉय से मिला मैं, आई मेट डाइजेज बॉय टुडे, आज मैं उस बॉय से मिला, हु हेल्प्ड मी लास्ट नाइट, जिसने मुझे आखिरी रात मदद की थी, या पिछली रात जिसने मेरी मदद की, मैं उस लड़के से मिला। तो ये लड़का जो था जिससे मैं मिला, ये पर्टिकुलर हो गया ना, क्योंकि इसने लास्ट नाइट मेरी मदद की थी, समझ आई। तो ये एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक बॉय बन गया, दैट्स व्हाई ये क्या है, इसके साथ आर्टिकल द आएगा। आप बात समझ आई आपको, जिन्होंने भी इसको गलत किया है तो आप उनको समझ आ रही होगी कितना इजी था ये। तो ये आपको जो पूरा सेंटेंस था इसको देखकर इसको सही करना था, क्यों, क्योंकि आगे बताया गया था ये कोई खास पर्टिकुलर बॉय है जिसने आखिरी रात मदद की थी। अच्छा, नेक्स्ट था एडवर्ब में से, आपको इस सेंटेंस में एडवर्ब आइडेंटिफाई करना था, इस सेंटेंस में एडवर्ब आइडेंटिफाई करना था। क्या आइडेंटिफाई करना था, एडवर्ब। अब यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखोगे तो द केक वाज क्वाइट डिलीशियस, केक जो था काफी क्या था, डिलीशियस था, दैट्स व्हाई ही एट इट ऑल, इसलिए उसने सारा ही खा लिया। अब यहाँ पर अगर आप जरा ध्यान दोगे तो आपको मैंने एडवर्ब की डेफिनेशन क्या बताई थी, एडजेक्टिव को जो एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब को, एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर कौन सा वर्ड है ऐसा जो किसी वर्ब को आइडेंटिफाई कर रहा है, वर्ब तो है नहीं, यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब है बस, ठीक है, और इसको कोई मॉडिफाई नहीं कर रहा है, किसी सब्जेक्ट है डायरेक्ट। तो एक डिलीशियस वर्ड है, डिलीशियस क्या होता है, मीनिंग है इसका मजेदार, लेकिन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कौन सा वर्ड है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला वर्ड कौन सा है, काफी डिलीशियस, काफी डिलीशियस। तो ये क्वाइट क्या था, एडवर्ब था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाता। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन डी भी टिक किया होगा, मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑप्शन तभी डाला था ए एंड बी, ताकि मैं आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर सकूं कि क्या आप इस ऑप्शन को देखकर कंफ्यूज तो नहीं हो गए कि डिलीशियस भी जो है वो क्या है, एडवर्ब है। लेकिन आप देखोगे डिलीशियस क्या है, देखो चीजों को बिल्कुल बेसिक तरीके से समझना चाहिए। डिलीशियस क्या है, मतलब डिलीशियस है क्या, मतलब किसके लिए कहा गया है डिलीशियस। तो जब केक नाउन के लिए कोई वर्ड यूज किया जाता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं, और जो वर्ड एडजेक्टिव के लिए यूज किया जाए उसको एडवर्ब कहते हैं। तो ये डिलीशियस केक था, केक डिलीशियस था, तो नाउन, केक नाउन था ना, तो नाउन के लिए डिलीशियस आया था, तो ये एडजेक्टिव था, ये एडवर्ब था, क्योंकि ये इसके लिए आया था। बात समझ आई, दिस वाज वेरी इजी। अच्छा, अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स द करेक्ट प्रपोजिशन। अब इसको भी मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, आपको बताऊंगा, आप ध्यान देंगे इधर। पहला ऑप्शन था शी इज गुड इन मैथमेटिक्स, दूसरा ऑप्शन था द कैट जंप्स ऑन टू द टेबल, सी ऑप्शन था आपके पास ही वॉक्ड ओवर द स्टोर, और डी था द स्टूडेंट्स डिस्कस्ड अबाउट द प्रोजेक्ट। आपको मैंने ये सारे रूल्स और सारे अच्छे तरीके से समझाए हैं, सिर्फ रूल्स रटाए नहीं है, अच्छे से समझाए भी हैं। पहला था शी इज गुड इन मैथमेटिक्स, आपको मैंने बताया जब भी एक परफॉर्मेंस सब्जेक्ट में बतानी हो तो उसके साथ एट यूज होता है प्रेपोजिशन। शी इज गुड एट मैथमेटिक्स आता, ना कि शी इज गुड इन मैथमेटिक्स। आपको सही से याद है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन हम देखेंगे द कैट जंप्स ऑन टू द टेबल। मैंने आपको बताया था जब कोई चीज या कोई भी कुछ भी मूव करके मोशन के साथ किसी चीज की सरफेस पर जाए तो उसको वहां पर क्या यूज करते हैं, ऑन टू, ठीक है। और अगर किसी एनक्लोज सरफेस के अंदर, किसी एनक्लोज प्लेस के अंदर चली जाए मूव करके तो इनटू यूज किया जाता है, और किसी सरफेस पर चली जाए मूव करके तो उसको हम ऑन टू लगाते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट प्रपोजिशन यूज किया गया है, द कैट जंप्स ऑन टू द टेबल, क्योंकि कैट ने मूवमेंट करके टेबल की सरफेस पर बैठी। अच्छा, अगला था ही वॉक्ड ओवर द स्टोर। वॉक ओवर द स्टोर नहीं होता है, वॉक टू द स्टोर होता है, कि वो वॉक स्टोर तक वॉक किया उसने, वो स्टोर तक चला गया, ऊपर से स्टोर के ऊपर से नहीं चल गया, ठीक है। द स्टूडेंट्स डिस्कस्ड अबाउट द प्रोजेक्ट, देखो ये प्रपोजिशन जो है ये मैंने आपको पढ़ाए हैं। द स्टूडेंट्स डिस्कस्ड, जब डिस्कस्ड वर्ड आया डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आता है, क्यों, क्योंकि अबाउट ऑलरेडी से डिस्कस के अंदर होता है। द स्टूडेंट्स डिस्कस द प्रोजेक्ट
was appropriate and correct. ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी the cat jumps onto the table, it was this sentence which was correctly used. ठीक है, जिसमें preposition correctly use किया गया था. तो ये वाला सेंटेंस आपके पास था. आपको क्लास 8 में भी अब आपको जो नरेशन आती है वो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करने के लिए आती है. इसलिए मैंने आपको पहला सेंटेंस जो नरेशन का पूछा था एसबीटी में वो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट का पूछा था. तो यहाँ पर इनडायरेक्ट का एक सेंटेंस दिया था मैंने, उसको डायरेक्ट में करना था. ऑप्शंस बहुत सारे थे लेकिन हम ऑप्शंस यहाँ पर लिखेंगे नहीं क्योंकि टाइम वेस्ट होगा. तो मैं आपको बेसिक तरीके से जैसे मैंने आपको पढ़ाया है वैसे करेंगे. सबसे पहले द टीचर आस्क्ड, आज आया है दैट मींस क्वेश्चन वाला सेंटेंस होगा. ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता है आज जब यूज होता है सेंटेंस दैट मींस अ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द सेंटेंस. ठीक है, उसके बाद द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट. सबसे पहले हम इसी को यहाँ पर बदलेंगे. The teacher said to the students. ये तो बेसिक है जो रिपोर्टिंग क्लॉज में यूज होता है. said तो ही आज में चेंज हुआ होगा ना. ठीक है, उसके बाद that means आगे क्वेश्चन है तो आपको पता है WH का एक वर्ड भी है यहाँ पर. तो what है, तो what को what ऐसे ही रखेंगे क्योंकि what जो भी WH का वर्ड होता है वो डायरेक्ट से में हो या इनडायरेक्ट में हो वो सेम ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आती है. उसके बाद ही है, जरा ध्यान देना यहाँ पर ही है. ये ही किसके लिए कहा गया है यहाँ पर? The teacher asked the student what he had done. मतलब टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि तुमने क्या किया था घर में कल. तो मतलब स्टूडेंट से कहा होगा स्टूडेंट से. और स्टूडेंट यहाँ पर ऑब्जेक्ट में है, रिपोर्टिंग क्लॉज में कहाँ है? ऑब्जेक्ट में. तो मुझे एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट को देखकर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कब चेंज होता है? ऑब्जेक्ट को देखकर, रिपोर्टिंग क्लॉज के ऑब्जेक्ट को देखकर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कब चेंज होता है? जब सेकंड पर्सन हो. याद है किसी को? सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग क्लॉज. तो मतलब यहाँ पर यू आया होगा तो ही जाकर ये स्टूडेंट जो है ही में बदल गया होगा. यहाँ पर दिख रहा है आपको? तो व्हाट यू हैड है. अब देखो मेन चीज यहाँ पर है ये टेंस कौन सा है? अगर आप इसको ध्यान से देखोगे द स्टूडेंट सॉरी ही हैड डन, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट मींस इट्स अ पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना? पास्ट परफेक्ट टेंस. तो पास्ट परफेक्ट टेंस आपको मैंने पढ़ाया है रूल्स में कि दो टेंसेस ऐसे हैं जो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाते हैं. एक तो प्रेजेंट परफेक्ट और दूसरा पास्ट सिंपल. दोबारा से बताता हूं कि दो टेंसेस ऐसे हैं जो पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं. एक प्रेजेंट परफेक्ट और दूसरा पास्ट सिंपल. दो टेंसेस हैं जो पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं. अब वापस अगर हमने इसको करना होगा, वापस रिवर्स करना है ना, तो किस में डालेंगे? किसी एक में ही तो डालना है, दोनों में नहीं डाल सकते ना. तो आप डिसाइड करेगा ये वर्ड, ये जो लास्ट पे ये जो फ्रेज आया है प्रीवियस डे क्या होता है? प्रीवियस डे किसमें बदलता है? यस्टरडे. मतलब पास्ट की बात हो गई. जब पास्ट की बात होगी तो अब हम सेंटेंस को पास्ट में ही रखेंगे, इसको प्रेजेंट में नहीं डाल सकते, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं डाल सकते, इसको हमने पास्ट में ही रखना है. तो व्हाट यू डिड ये डन जो है वो सेकंड फॉर्म. देखो पास्ट परफेक्ट या तो प्रेजेंट परफेक्ट में जाता है या तो फिर पास्ट सिंपल में जाता है. अब क्योंकि मैंने कहा आपको कि ये टेंस पास्ट में ही रहेगा, प्रेजेंट में नहीं जा सकता. क्यों? इस वर्ड की वजह से, द प्रीवियस डे. तो इसीलिए इसको हम क्या करेंगे? इसको हम पास्ट सिंपल में डालेंगे. तो पास्ट सिंपल का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म. तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई. व्हाट यू डिड एट होम सेम रहेगा, एट होम. द प्रीवियस डे चेंज हो जाएगा यस्टरडे. आगे से क्वेश्चन मार्क भी आएगा और इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज भी हो जाएगा. ठीक है, अगला था she started screaming when the thieves tried to rob her. यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये वाला, इसको अंडरलाइन किया गया था क्वेश्चन में. ये बताना था कि क्या है ये वर्ड क्या है. ऑप्शंस थे आपके पास फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, जिरेंट और इंफिनिटिव. सबसे पहले फाइनाइट से चलते हैं. फाइनाइट का मतलब क्या होता है? फाइनाइट का वो वर्ब्स होती है जो चेंज होती है. Those verbs which are subject to change according to the subject and tense. अगर सिंगुलर वर्ब है तो अलग वर्ब आ जाएगी और अगर प्लूरल है तो अलग आ जाएगी. ठीक है, और थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन के हिसाब से भी चेंज हो सकती है. ठीक है, फाइनाइट वर्ब. तो अब अगर देखेंगे ये फाइनाइट है या नहीं, क्या ये फाइनाइट वर्ब है? क्या इसको अगर हम यहाँ से शी को बदलेंगे, मान लो हम इसको ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसको हम बदल के आई कर देंगे, फर्स्ट पर्सन बना देंगे, क्या ये स्क्रीमिंग बदलेगा? आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग. टेंस बदलते हैं. चलो टेंस बदल के देखते हैं. यहाँ पे हम ये कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल है, इसको हम प्रेजेंट सिंपल कर देंगे. She starts screaming when the thieves tried to rob her. स्क्रीमिंग सेम ही रहेगा. ठीक है, तो ये तो फाइनाइट नहीं है. फिर ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपने बाद क्या ले आती है? ऑब्जेक्ट. क्या इसका कोई ऑब्जेक्ट है? आगे देखो जरा. She started screaming के बाद अगर व्हाट या whom का रिप्लाई होता तो एक ऑब्जेक्ट तो एक ट्रांजिटिव वर्ब होती. कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है इसका, इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है. उसके बाद आपके पास जिरेंट. जिरेंट क्या होता है? एक ऐसी आईएनजी वाली
फॉर्म मतलब वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म जो दिखने में वर्ब तो है लेकिन ये एक्शन कर दिया या फंक्शन कर दिया इसका एज अ नाउन। शी स्टार्टेड व्हाट स्क्रीमिंग, उसने चिल्लाना शुरू किया। तो ये क्या काम कर रहा है यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है इसका। स्टार्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट का काम दो ही चीज करते हैं, या तो नाउन काम करेगा या तो प्रोनाउन काम करेगा। तो ये क्या है नाउन है, प्रोनाउन तो है नहीं दिख रहा है आपको, सीधा सीधा सिंपल है। तो ये क्या है जीरंड है। अब तो आज का आखिरी सवाल नहीं, दो सवाल थे और है। एक अकोमोडेट की स्पेलिंग आपको अच्छे सही स्पेलिंग गैस करनी थी, कौन सी है? तो इजी क्वेश्चन था। अगला था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब आपको एक फ्रेज लिख के दिया जाएगा, उसके बदले में एक वन वर्ड आपको चूज करना है कि उसका मीनिंग क्या है। और आपके पास था सर्टेन टू हैपन। सर्टेन टू हैपन मतलब ऐसा कुछ जो पक्का होने वाला है। सर्टेन टू हैपन जैसे जो क्या कहते हैं इसको, आपका एग्जाम आगे होना ही होना है, सर्टेन टू हैपन। आप कुछ भी करो एग्जाम तो होना है। या जो है डेथ इज सर्टेन टू हैपन, डेथ जो है वो पक्का होनी ही होनी है। दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ। ये जो है इसको कोई झुठला नहीं सकता। डेथ इज द वैसे सर्टेन टू हैपन, जो पक्का होना है उसको क्या कहते हैं? इनएविटेबल, अवॉइडेबल, ऑब्ट्रूसिव एंड डीपेसिफाई। देखो डायरेक्ट ऑप्शन आंसर बताना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो मैं बता दूंगा, चला जाएगा। देखो पहले हम ऑप्शन बी से स्टार्ट करते हैं। अवॉइडेबल, अवॉइडेबल क्या होता है? जिसको अवॉइड किया जा सकता है। तो ये तो उल्टा हो जाएगा ना, इसका ऑपोजिट। सर्टेन टू हैपन हो गया जो पक्का होना है, कुछ भी कर उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन में अवॉइड है। क्या ये सही मीनिंग है इसका? नहीं है। तो अवॉइडेबल कैंसिल हो गया। उसके बाद ऑब्ट्रूसिव, ऑब्ट्रूसिव मैंने आपको पढ़ाया है। ऑब्ट्रूसिव है तो ये इसके साथ तो बिल्कुल भी मैच नहीं होता है, कहीं दूर दूर तक इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। पैसिफाई, पैसिफाई होता है किसी को दिलासा देना, किसी को शांत कराना। अगर कोई जैसे कोई गुस्सा है तो उसको ठंडा करना, उसको शांत करना। कोई रो रहा है तो उसको भी दिलासा देना, ठंडा करना। तो वो पैसिफाई, इसके साथ कोई मैच ही नहीं इसका। तो बचता है एक ही ऑप्शन इनएविटेबल। तो इनएविटेबल होता है अनहोनी, जिसको हम कहते हैं, मतलब जो पक्का होना ही होना है। जैसे द डे ऑफ जजमेंट इज इनएविटेबल, क़यामत का दिन जो है वो मुअय्यन है। और जैसे मौत जो है वो मुअय्यन है। ठीक है, तो आपने वो शेर भी सुना होगा, अलावा सॉरी गालिब का शेर भी सुना होगा, मौत एक दिन मुअय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती। ठीक है, तो दैट्स इट। इट वाज ऑल ब्रिलियंट सेशन विद यू स्टूडेंट्स। और मैंने अपनी तरफ से पूरा अच्छे से कवर करने की कोशिश की है। जो भी कोई कंफ्यूजन रही होगी आप बच्चे बाद में आकर पूछ सकते हैं। कोई भी इनमें से क्वेश्चंस में कोई और कंफ्यूजन होगी या किसी और पोर्शन में, किसी और सब्जेक्ट के पोर्शन में जो आपको कोई कंफ्यूजन होगी या आपने कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। रेस्पेक्टिव टीचर से कोई साइंस का क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन होगी तो टीचर से पूछ सकते हो। तो दैट्स इट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।